नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में आज मैं रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। हम बात करेंगे जेबीएम ऑटो की, वो कंपनी जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में मौजूद है और अब ओईएम के तौर पे उभरने की कोशिश कर रही है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, कहां तक पहुंचे, बीते क्वार्टर के जो कमजोर नंबर्स आए थे उस पर बातचीत, आगे का आउटलुक कैसा नजर आता है, इन सब पे चर्चा होनी है। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेबीएम ऑटो के निशांत आर्या साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आर्या साहब से डिटेल में चर्चा, उससे पहले गाबा साहब होंगे। मार्केट जिस तरह से प्रेशर माउंट होता हुआ, गाबा सर से समझेंगे करना क्या चाहिए इस बाजार में, और जेबीएम ऑटो पे एक फंडामेंटल कॉल आगे लेकर आऊंगा। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में बिकवाली हावी, निफ्टी 10,600 के नीचे। निफ्टी बैंक में लगातार तीसरे दिन गिरावट, आज करीब 800 पॉइंट से ज्यादा फिसला। मेटल और ऑटो शेयरों में भी खासा दबाव। एफडीआई सीमा बढ़ाने की आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद डिफेंस शेयरों में खरीदारी। वालचंद नगर 5% भागा। इंट्राडे में आवाज का जैकपॉट शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम 17% तक उछला। डाबर के प्रमोटर बर्मन परिवार ने एवरेडी में खरीदा बड़ा हिस्सा, निजी तौर पर किया निवेश। कंपनी में अब बर्मन परिवार की 20% हिस्सेदारी, शेयर 10% के अपर सर्किट पर। राधाकिशन दमानी जी के हिस्सा खरीद के बाद बीएफ यूटिलिटीज में 10% का अपर सर्किट लगा। जून तिमाही में 1.3% खरीदी थी हिस्सेदारी। बीएफ इन्वेस्टमेंट्स भी 15% उछला। आज विप्रो पेश करेगी पहली तिमाही के नतीजे, 6.5% घट सकती है कंपनी की डॉलर आय। कोरोना इंपैक्ट पर रहेगी खास नजर। माइंडट्री के नतीजों का भी आज रहेगा इंतजार। रेवेन्यूज पर दबाव का अनुमान। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी रोजारी बायोटेक का आईपीओ पूरा भरा। आज है आईपीओ का दूसरा दिन। 423 से 425 रुपए है प्राइस बैंड। और भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण आज से शुरू। रिटेल निवेशक 1,000 से 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं निवेश। सरकार की 14,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना 17 जुलाई को बंद होगा। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। और संभलने की कुछ कोशिश हो रही है। दिन के लोज से संभल रहे हैं। 10,560 के लोज थे, अब 590 के आसपास। नहीं तो एकदम से वो सेल ऑफ गहराते ही चले जा रहा था। अचानक वो 10,600 तोड़ा। हम लोग ने और प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। अब एटलीस्ट वो लोअर लेवल से कुछ सुधार, तो पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हैं। 10,600 के करीब वापस जाते हुए भारतीय बाजार। लेकिन हां, फिर भी 2% की कमजोरी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज करते हुए। और निफ्टी बैंक सबसे बड़ा इशू है, 0.4%, 3.6, 3.7% टू बी प्रिसाइज। इस तरह का प्रेशर है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। और भारतीय बाजारों में मैं दबाव की बात कर रहा हूं। आज ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में सबसे खराब प्रदर्शन हम कर रहे हैं। पूरे एशिया में उठा लीजिए आप, सबसे खराब प्रदर्शन इस समय भारत के बाजारों का देखने को मिलेगा। तो प्रेशर है, अंडर परफॉर्मेंस आज की ट्रेडिंग सेशन में है। ज्यादातर सभी पॉकेट्स लाल निशान पे हैं। वो तो कुछ फार्मा स्टॉक्स में बाइंग आई तो फार्मा इंडेक्स हरे निशान पे। और भारतीय एयरटेल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है 3:30 बजे, बाजार बंद होते ही वो स्टॉक टेलीकॉम इंडेक्स को थोड़ा सा हरे निशान में रखा हुआ है। अदरवाइज चौतरफा बिकवाली। मेटल्स, ऑटो, बैंक्स के अलावा वो पॉकेट्स हैं जो दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज करती हुई। क्विकली गाबा साहब से पहले समझ लिया जाए बाजार का मूड। अच्छा, इस बीच ध्यान रखें, अमेरिकन मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत दबाव का इंडिकेशन दिखा रहे हैं और इसीलिए हमारा सेल ऑफ आ रहा है। बल्कि अमेरिकन मार्केट्स में दिख रहा है कि आज शाम को जब ट्रेड होगा तो 10-15 पॉइंट हरे निशान के साथ वो ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो डाउ वाउ के तो हालात ठीक है। कल वहां पे सेल ऑफ के बाद, कल सेल ऑफ क्या था, कल एक समय डाउ 570-580 पॉइंट ऊपर था। इनफैक्ट जब आप लोग, ज्यादातर लोग रात में सोने गए होंगे तो आपने देखा होगा अच्छी मजबूती, सुबह उठोगे तो सिर्फ 10 पॉइंट का ही रह गया था, क्योंकि अच्छी प्रॉफिट टेकिंग वहां पे आ गई थी। तो उस प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज भी स्टेबल रहेंगे वहां के बाजार, एटलीस्ट इंडिकेशंस ये हैं। लेकिन हमारे यहाँ सेल ऑफ तगड़ा था। देखिए अब धीरे धीरे टिक बेहतर हो रहे हैं। 10,600 के ऊपर आ गए हम लोग अब इस समय।
10,600 के लेवल्स पर भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक जो 0.4% दबाव दिखा रहा था, अब वापस 3.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो गाबा साहब से समझ लिया जाए। गाबा सर, कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से कल परसों में हम लोग चर्चा कर रहे थे या कि निफ्टी, क्योंकि निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो निफ्टी बैंक के पीछे जाएगा या निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ आएगा। यहां तो उल्टा हो गया सर, निफ्टी बैंक के साथ चलेगा सब कुछ। आई थिंक कल हमने बात की थी कि या तो रिलायंस को नीचे गिरना पड़ेगा या तो निफ्टी बैंक को ऊपर जाना पड़ेगा। आज सुबह बात की थी, आज सुबह जो बात की थी कि शायद निफ्टी को रिलायंस को नीचे आना पड़ेगा या बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा। दोनों को साथ में तेलमेल जरूरी है। ये डाइवर्जन था वो थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं होना चाहिए। दोनों का एक मिलाप होना चाहिए, दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो, एक ऊपर एक नीचे जमता नहीं। तो ये अच्छा, अब एज अ रिटेल एक बड़ा कंसर्न, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है, बाय ऑन डिप्स का बाजार है। मैंने खरीद लिया, खरीद के कहीं फंस तो नहीं गया सर इस बाजार में? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाय ऑन डिप्स है, लेकिन कब तक, जब तक कि मार्केट स्ट्रेच नहीं है। अब मार्केट तो बहुत चल गया, और भी थोड़ी तेजी थी, मैं कह सकता हूं 10,989 मेरा एक टारगेट था, मुझे लग रहा था कि शायद वहां तक जाएगा, लेकिन एक बार वहां चला गया तो वहां पर एग्जॉशन आएगा। जो ये पैटर्न उभर कर आ रहा है कुछ 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न कर रहे हैं। ब्रॉडनिंग ट्रायंगल से नैरोइंग ट्रायंगल हो गया। नैरोइंग करते करते एक ब्लोअर होता है, ब्लोअर ऊपर या क्रैक, ब्लोअर ऊपर भी डेंजर होता है। तो ये ब्लोअर की तरफ जा रहा था और मुझे लगता है ब्लोअर तो कल हो गया शायद, या फिर कल हुआ। नहीं, ये बड़े बड़े शब्दों से आप डरा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये गिरने वाले क्या? और मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि इतना चलने के बाद, इतना दौड़ने के बाद अगर थकोगे नहीं तो हम सुपरमैन थोड़ी हैं। तो थकते थकते हम तो 10,800 के ऊपर चले गए थे, 10,900 को छू रहे थे, थकना ठीक था। ये तो हम सो गए ऐसा लग रहा है फिर तो। ये अब आप जिन लेवल्स पे खड़े हैं प्रकाश सर, 10,600 को के नीचे 10,600 पकड़ लीजिए। जब आप कह रहे हैं आपको लग रहा है कि थोड़ा और दबाव गहराता हुआ नजर आएगा, ये प्रेशर माउंट हो सकता है, तो अब कौन से स्तर नीचे की तरफ दिख रहे हैं आपको? पॉसिबल है कि 10,250, 10,300 भी देखने को मिल सकते हैं। कल पूरा रिलायंस के ऊपर है, लेकिन रिलायंस भी बहुत दौड़ चुका है। 2,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि शायद रिलायंस, मुझे लगा था कि कल टॉप डे होगा, लेकिन एक दिन पहले हो गया। प्रकाश सर का आज मूड ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। रिलायंस का दारोमदार तो पिछले 3 महीने से रहा है भारतीय बाजारों में, और आज भी निफ्टी में जो लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आई है, अब कितना हो गया 560 से 601, तो 40 पॉइंट की रिकवरी में रिलायंस ने भी मदद करी। रिलायंस का जरा इंटरडे चार्ट दिखाइएगा, तो लोअर लेवल से कुछ रिकवरी रिलायंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, और पूरा दारोमदार अब प्रकाश सर जैसे कह रहे हैं फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे होगा। ये मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब ने जो टीज करी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम का मेगा कवरेज की टीज लगाई है डायरेक्टर साहब आपने? मेरे ख्याल से वही है ये। कल अरे बताया नहीं आपने, ऐसी 3-3 फोटो दिखा दी। हाँ, आरईएल की एजीएम की मेगा कवरेज है ये। कब से इस एजीएम की स्पीच पे सबकी नजरें होंगी, बाजार को संभालने पे दारोमदार भी शायद इसी स्टॉक पे वापस आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो रिलायंस की एजीएम पे कल पैनी नजर। 2 बजे से सीएनबी सेवास पे मेगा कवरेज की शुरुआत हो जाएगी। वो स्पीच, और स्पीच के बाद उस स्पीच को डिकोड करने की तैयारी। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन आज 1% की फिर भी कमजोरी के साथ इस समय खड़ा हुआ नजर आएगा। अच्छा प्रकाश सर, रिलायंस का तो इवेंट सामने खड़ा है, अब देखते हैं क्या कैसे अनफोल्ड होता है वो इवेंट। लेकिन भारतीय एयरटेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। ऐसे कमजोर बाजार में भारतीय एयरटेल 0.5%, 3/4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है सर, ऐसे कमजोर बाजार में अगर स्टॉक इस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो जब हालात सुधरेंगे तो और तेजी दिखाएगा, ऐसा मान के चलूं क्या? भारतीय एयरटेल पर एक बाय दिया है, मुझे इसका टारगेट 605 का नजर आता है। स्टॉक होगा 588 का, तो मुझे भारतीय एयरटेल में लगता है कि अपने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे लगता है जाना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद असल में तेजी आई थी, वो मेरे को याद है 610 615 के जोन्स पे गया था। उसके बाद वो प्रमोटर्स ने जो स्टेक ऑफलोड करा, उसके बाद सारी वो रैली फिजल आउट हो गई थी। आप सही कह रहे हैं, तब से लेकर वो कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक दायरे में है। और अब प्रकाश सर कह रहे हैं उस दायरे के शायद हायर लेवल्स को, जहां से ठंडा पड़ा था, उन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। प्रकाश सर आपके टारगेट 615 तक के हैं ना? 610 615 के, 605 के, तो यहां से 15 रुपए का अपसाइड 600 के लेवल्स के ऊपर शायद भारतीय एयरटेल इवेंचुअली जाता हुआ नजर आए। जाते जाते एक और सवाल,
फार्मा में फिर भी कुछ स्ट्रेंथ है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे काउंटर्स एटलीस्ट हरे निशान में ट्रेड करते हुए, फार्मा इंडेक्स एटलीस्ट ऐसे चारों तरफ लाली के बीच में एटलीस्ट 1/3% ऊपर नजर आ रहा है। कोई फार्मा पिक है क्या, या कुछ खरीद रहे हो आप, या छोड़ दिया जाए? फार्मा में मुझे सुबह बायोकॉन अच्छा लगा था, ल्यूपिन है, मुझे कैप्लिन पॉइंट मुझे पता नहीं, कैप्लिन पॉइंट फार्मा है क्या, तो मुझे पता नहीं, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस समझ में नहीं आता। वो पसंद आ रहा है कैप्लिन पॉइंट क्या? क्योंकि आज सुबह भी मुझे याद है आपने कैप्लिन पॉइंट की बात करी थी। जी हाँ, कैप्लिन पॉइंट में एक अप मूव जरूर नजर आता है। इसका जो टारगेट नजर आता है कुछ 400 की तरफ जाएगा, स्टॉप होगा 370 का। तो कैप्लिन पॉइंट अगर फार्मा है तो मुझे अच्छा लगता है तो फार्मा ही पसंद आ रहा है। तो प्रकाश सर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक ढूंढ के लाए हैं, कैप्लिन पॉइंट फार्मा में। ये अच्छा स्टॉक हो सकता है, अच्छे अप मूव्स दिखाने का दमखम रखता है। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। और मूड ठीक होगा तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं, आपका मूड ठीक हो तो आपसे बातचीत करी जाए। आज डरा रहे थे आप थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। तो कल बातचीत होगी आपके साथ। लेकिन इस बीच जेबीएम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निशांत आर्या मेरे साथ जुड़ते हुए जेबीएम ऑटो पे खासतौर पे बातचीत करने के लिए। निशांत, आपका स्वागत है। और आप लोग की स्क्रीन पे पहले तो जेबीएम ऑटो के जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो आएंगे। आय में 21%, इबिटा में 21%, पीबीटी में 38% और मुनाफे में 40% का दबाव साल दर साल Q4 में। निशांत, तो बड़ा पेनफुल रहा Q4 का क्वार्टर, क्या गड़बड़ा गया? नहीं, डेफिनेटली बिकॉज 10 वर्किंग डेज कम हो गए हमारे इसमें, एंड लास्ट 18 मंथ से दी ऑटो इंडस्ट्री इज इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। पर उसके बाद भी अगर हम सेगमेंट वाइज देखते हैं तो देयर हैज बीन अबाउट 45% इंक्रीज इन द टूल रूम डिवीजन, व्हिच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिवीजन, एंड EBITDA नंबर हैज गॉन डाउन exactly in proportion to the top line, because operating profit of the company has been enhanced multifold. So if you see in FY20, our operating profit is more than 350 crores, which is 100% increase over FY19. So our focus has been on cash flow and increasing operating efficiency. And we have focused on the businesses which have yielded better returns. तो वही टूल रूम डिवीजन ने किया है। सिमिलरली बस डिवीजन के अंदर हमारा 100% ग्रोथ रहा है टॉप लाइन में, एंड व्हिच हैज यील्डेड अबाउट 300% ग्रोथ इन द बॉटम लाइन आल्सो। ठीक है। तो अच्छा निशांत, मुझे पता नहीं आप कितने कंफर्टेबल होंगे, लेकिन जितना आप हिंदी में बोलेंगे ना उतना मैं और मेरे दर्शक आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब ये बिल्कुल। आपने दो चीजें कही, एक तो ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन और दूसरा आखिरी के हफ्ता 10 दिन जो एक लॉकडाउन का इंपैक्ट था। ये क्या क्वार्टर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे डिस्पैचेस ज्यादा होते हैं और लॉकडाउन के चलते इतना असर है क्या, या फिर ये वो लिंगरिंग स्लो डाउन था वैसे ही कंटिन्यू हो रहा था? दोनों का इम्पैक्ट मिलके ये इम्पैक्ट आया है। पर इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर हम सेगमेंट वाइज देखेंगे तो टूल रूम डिवीजन ने और बस डिवीजन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ ही जो हमारा इस साल का डेट रीपेमेंट रहा है, तो कंपनी की गेयरिंग रेशियो काफी इंप्रूव हुई है। हमने अबाउट 153 करोड़ का डेट रीपे किया है इस साल में, तो उससे कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो हैज गॉन डाउन बिलो 1:1, सो वी आर अबाउट 0.89:1 की रेशियो में वो आ गया है। एंड दैट शोज कि कंपनी की कैपेक्स करने की एबिलिटी काफी अच्छी है। लास्ट 2-3 साल में जितना कैपेक्स किया गया है उसका डिजायर्ड आउटकम हम लोग देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसीलिए कंपनी को करीबन 500 बसेस का भी ऑर्डर मिला है which we are executing. तो हमारा बस प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहा है पोस्ट लॉकडाउन, ऑब्वियसली फ्रॉम जून, सेकंड हाफ ऑफ जून। तो एक बात, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच मार्च का टेलीकॉम डेटा आप लोगों की स्क्रीन पे, भारतीय एयरटेल ने मार्च के महीने में 13 लाख ऑलमोस्ट ग्राहक जो हैं वो गवाए। वोडाफोन आइडिया ने 63 लाख कस्टमर्स गवाए। वोडाफोन इंडिया आइडिया तो काफी बड़ा क्लाइंट कस्टमर्स गवाता ही चले जा रहा है पिछले कई दिनों से। रिलायंस जियो ने लेकिन इस बीच और एडिशनल ग्राहक जोड़े हैं, तो मार्केट शेयर गेन्स के लिहाज से रिलायंस जियो शायद स्टैंड आउट करता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। अच्छा निशांत, ये Q4 का पेन ठीक, Q4 के बाद से अब डिमांड ट्रेंड्स कैसे देखने को मिल रहे हैं? लॉकडाउन था, लॉकडाउन से पार्शली हम बाहर निकले, अब स्थिति काफी हद तक नॉर्मलाइज होने की कोशिश में है। डिमांड में कुछ इंप्रूवमेंट आया है? हाँ नहीं, क्योंकि जेबीएम ऑटो में हमारा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हम लोग फार्म इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स सबको केटर करते हैं। तो इसलिए फार्म इक्विपमेंट में ग्रोथ अच्छा है, ट्रैक्शन काफी अच्छा है, कस्टमर्स आर गोइंग फॉर
good volumes. पर passenger vehicle में slowly we are seeing growth, not as high as farm equipment. लेकिन definitely commercial vehicle अभी challenging situation में है from a component division standpoint. पर हमारा जो tool room division है that is doing very well. We are fully occupied and we नहीं, are producing. तो टूल for रूम our डिवीजन customers. जो है आपका जो कंपोनेंट डिवीजन है वो अलग कहानी। स्ट्रीट जो है बहुत क्लोजली वॉच आउट कर रही है कैसे एक ऑटो एंसिलरी कंपनी से एक ओईएम मैन्युफैक्चरर की तरफ ये जेबीएम ऑटो ट्रांजिशन कर पाएगी। अब ये जो आपके पुराने कंपोनेंट और टूल रूम डिवीजन के धंधे थे, कितना कुल रेवेन्यूज का लेकर आते हैं, और ये जो ओईएम का कारोबार है अब कुल रेवेन्यूज का कितना मिक्स वहां से आ रहा है निशांत? हाँ नहीं, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% हमारा OEM डिवीजन से आया है। सिमिलर अमाउंट हमारा कंपोनेंट डिवीजन से आया है, एंड रेस्ट सिमिलर अमाउंट टूल रूम डिवीजन से आया है, एंड रेस्ट ऑफ इट इज इन द कंपोनेंट डिवीजन। बट डेफिनेटली हम लोग हर बिजनेस को इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं बिकॉज एवरी बिजनेस इज ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली इन द कंपनी। तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है विच इज हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए हर बिजनेस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हाउ वी आर फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग वैल्यू। तो टेक्नोलॉजी जब वैल्यू ड्राइव करता है तो देन कस्टमर इज एबल टू गिव यू मच मोर एनहांस्ड बिजनेस, और वही हुआ है हमारे बस डिवीजन में भी, जहां पे हमें 500 बसेस का नया ऑर्डर मिला है, जिसमें अबाउट 350 बसेस आर इलेक्ट्रिक बसेस और बाकी 150 बसेस आर सीएनजी बसेस। और इससे हमारे कुछ महीनों की कैपेसिटी काफी अच्छे से यूटिलाइज भी होगी और हम डिलीवर करेंगे, एंड काफी दूसरे ऑर्डर्स अलग अलग सिटीज के लिए और कस्टमर्स के लिए पाइपलाइन में भी हैं। आपने कहा तो हमारा 500 बसेस का capacity ऑर्डर utilization मिला very है, good मैं आऊंगा इस पे निशांत, क्योंकि मुझे अब इसी बिजनेस पे फोकस करना है आपके बस डिवीजन पे। लेकिन इस बीच वो ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, सचिन पायलट साहब जो हैं उनको राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप पद से हटाया गया है। ध्यान रखें, कल उन्होंने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में इनवाइट कर गए थे, नहीं गए थे। उसके बाद कांग्रेस ने फिर सचिन पायलट को अटेंड करने के लिए बुलाया था। एक और मीटिंग आज सुबह स्केड्यूल करी गई थी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग थी, मेरे ख्याल से सुबह 10 बजे। मेरे ख्याल से उसमें ऑब्वियसली नहीं पहुंचे हैं, तो आप फाइनली जो डिप्टी सीएम का पद था उससे सचिन पायलट को हटाया गया। राजस्थान में अभी भी सिचुएशन इवॉल्विंग है, उस पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन निशांत, 500 बसेस के ऑर्डर्स, क्योंकि मैं काफी क्लोजली आपके उस बस डिवीजन को फॉलो कर रहा हूं, पहले वो नोएडा, फिर गुरुग्राम, फिर नवी मुंबई में ऑर्डर्स मिले थे, उस बीच दिल्ली ने कुछ बसेस टेस्ट करी थी आपकी। ये जो 500 बसेस का ऑर्डर है, ये कहां से आया? ये अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है इस समय, और कहां से आया ये ऑर्डर? ये हमारी अलग अलग सिटीज से है, तो हम लोग नवी मुंबई में और बसेस डिलीवर कर रहे हैं, अहमदाबाद में कर रहे हैं, अंडमान में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, अरुणाचल में कर रहे हैं, मल्टीपल सिटीज में कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, मल्टीपल सिटीज एंड स्टेट्स। अच्छा, इस आपके कुल मिलाकर 15 प्लांट्स हैं इस समय। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहां खड़े हैं, और ये क्या जो 15 प्लांट्स हैं सारे के सारे ऑपरेशनल है इस समय? हाँ, सारे प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मंथ ऑफ जुलाई में एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी अबाउट 60%। अच्छा, ये जो ईवी का धंधा है आपका, ईवी बसेस जो हैं, इसमें क्या कुछ चाइना से कंपोनेंट्स आप लोग सोर्स करने का काम करते हैं क्या, और उसमें कोई डिस्ट्रप्शंस ऑफ लेट? हाँ नहीं, हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट सारे लोकलाइज्ड हैं। हम लोग डायरेक्टली सिर्फ हमारे जो बैटरी के लिए सेल्स आते हैं वो इंपोर्ट होते हैं, पर बाकी प्रोडक्ट्स में हमारे जो टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इंपोर्ट करते हैं, और हम लोग उनको भी अब रिकमेंड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि दे शुड गो फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ लोकलाइजेशन। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, सितंबर में 61-62% स्टेक था, मार्च तक वो 67-68% हो गया। ये क्या खुले बाजार से आप लोग बाइंग कर रहे हैं, और अभी भी मंशा है क्या स्टेक बढ़ाने की? नहीं, इसमें कंपनी का टारगेट ये था कि हाउ जेबीएम ऑटो इज वन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हम जेबीएम ऑटो के अंदर हमारी अलग अलग कंपनीज को हमने मर्ज किया है, जिससे जेबीएम ऑटो का साइज भी बड़ा हो गया है, एंड कंपनी इज हैविंग वेरी गुड कैश फ्लोज अब टू मैनेज दैट। तो हमारी दूसरी कंपनीज को हमने मर्ज किया ताकि एक ही फोकस एरिया हो, और वहीं पे हम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए निशांत, धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। इस बीच माइंडट्री के नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए, डॉलर रेवेन्यू 253 करोड़ रुपीस का आया है। मेरे ख्याल से यही उम्मीद थी, 256 करोड़ रुपीस के आसपास की उम्मीद थी,
तो ऑलमोस्ट इन लाइन है डॉलर रेवेन्यूज। रुपए में आया जरूर थोड़ा सा मिस नजर आ रहा है, 1940 करोड़ की उम्मीद के सामने 1908 करोड़ रुपए का रुपए में आय आती हुई। प्रॉफिट जो है 195 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 213 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी ने क्लॉक करे हैं। तो मोटा मोटी इन लाइन ऑपरेशनली ये आंकड़े आपको नजर आएंगे। माइंडट्री के और स्टॉक स्क्रीन पर दिखाइएगा वो फ्लैटिश रुझान के साथ लो लेवल से हल्का सा स्पाइक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स उम्मीद से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल गया था, तो शायद एक रिलीफ हो स्क्रीन पे आती हुई। तो बाजार जो उम्मीद कर रहा था ऑलमोस्ट इन लाइन डॉलर रेवेन्यूज क्लोजली फॉलो कर रहे जाते हैं, और सबसे ज्यादा कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यूज जो होते हैं वो अभी मेरे पास है नहीं। डॉलर रेवेन्यू जरूर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा जो उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर है, 195 करोड़ की उम्मीद के सामने 213 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी ने क्लॉक करा है। यह है माइंडट्री के नंबर्स। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार काम करेंगे, माइंडट्री पे भी बात करने, आस्था जैन जुड़ने वाली है। आस्था अगर आप सुन रही हो तो माइंडट्री भी जरा नंबर्स देख लीजिएगा, साथ साथ जेबीएम ऑटो पे भी आस्था का कॉल लेकर आएंगे।